स्काई स्वॉर्ड सेंट ने बिना जरा भी पीछे हटे अपनी दहाड़ भरी आसमानी आवाज में मुंह खोला। मैं हूं मुरीम की अजय गॉड। जैसे उसने अपने शिष्य को विदा होते सुना, वो अकेला पेड़ जो अनंत काल से जंगल की रक्षा करता रहा, आसमान की ओर गर्जना करता बोला, मैं हूं ब्रेकिंग द स्काई स्वॉर्ड सेंट, मुरीम की अटल रक्षक। आप 73वें डेमन रेल में पहुंच गए हैं। डेमन किंग सिलेक्शन में 3 दिन बाकी हैं। शायद बहुत सारी चीजें एक के बाद एक हो रही थीं। वापस आने के बाद पार्टी में कोई बोल नहीं रहा था। गाड़ी बंद हो गई और सिर्फ एक भारी खामोशी छा गई। हाँ, मायंगो ने कहा, मैं थोड़ी देर सिगरेट पीकर आता हूं। हाँ, मायंगो चला गया, जबकि जंग हेइंग ने अपना सिर घुटनों पर टिका लिया। ब्रेकिंग द स्काई मास्टर ने कराहा और यू जून युग कम भक्त। मैंने शांति से सांस ली और इस यात्रा से मिली चीजों के बारे में सोचा। मैंने जो कुछ भी किया वो आने वाले डेमन किंग सिलेक्शन के लिए था। मैं मुरीम गया था ताकि ब्रेकिंग द स्काई स्वॉर्ड सेंट को अपनी साथी के रूप में भर्ती कर सकूं, और इस बीच गांव में एसोसिएशन भी गया। मैं ब्रेकिंग द स्काई स्वॉर्ड सेंट को अपने साथ नहीं ला सका। मैं गांव में एसोसिएशन के कॉन्स्टलेशंस को मना नहीं सका। मेरी एकमात्र कमाई ये थी कि यू जून युग और जंग हेइंग मजबूत हो गए। एक ट्रांसेंडेंट कुत्ता था और कॉइन्स पोजेस्ड 4,890,875 सी। सेकेंड रिवीजन अपडेट पूरा हो गया है। इस मैसेज के बावजूद मैंने स्मार्टफोन देखने की हिम्मत नहीं की। फिर भी मुझे देखना ही था, भले ही मुझे उसमें दिखने वाली चीजों से घिन आए। यू जूनग्युक ने कहा, किम डॉक्चा। मैंने ऊपर देखा और यू जूनग्युक मुझे घूर रहा था। मैं उसके दिल के गुस्से को पढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका। मेरे पास कुछ कहने को नहीं था, भले ही यू जूनग्युक मुझे यहां मार डालने की कोशिश करता। यू जूनग्युक ने पूछा, अब हम क्या करें? उसकी आवाज में कोई खास भावना नहीं थी। मुझे हल्का डर महसूस हुआ और मैंने ओमनिसिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट शुरू किया। फिर तुरंत मुझे पछतावा हुआ। मेरी छाती उन दमघोंटू भावनाओं से भारी हो गई। वो भावनाएं थीं जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। दुख इतना गहरा था कि वो भाषा नहीं बन सका। यू जूनग्युक पहले से ही एक पागल आदमी था। शायद वो लंबे वक्त से ऐसा था। ये घटना उसे और ज्यादा तोड़ देगी। जो भावनाएं नहीं फटी वो अगले राउंड में चली जाएंगी और उसकी मौत की ओर ले जाएंगी। ये उसे खा जाएंगी और उसे अकेला कर देंगी। तीसरे राउंड की ब्रेकिंग द स्काई स्वॉर्ड सेंट भुला दी जाएगी। मैंने कांपते होंठ खोले। मुझे कुछ कहना था। ब्रेकिंग द स्काई स्वॉर्ड सेंट जरूर जिंदा होगी। वो जिंदा वापस आएगी, लेकिन मैं ये नहीं कह सका। मैं टर्ल्स 123 नहीं था। किम डॉक्चा ने कहा, हमें कोशिश करनी होगी। बस इतना ही मैं कह सका। लड़ो, जूझो और सब कुछ उलट पुलट कर दो। यू जूनग्युक ने मुझे चुपचाप देखा और फिर गाड़ी से उतर गया। मुझे पूछने की जरूरत नहीं थी, मैं समझ सकता था। शायद वो अपनी तैयारियां करने जा रहा था। ये था यू जूनग्युक। वो अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ता, भले ही उसे अपनी जान देनी पड़े। भारी निराशा के बावजूद वो बार बार उसका सामना करता और उस निराशा को पार करता। इसलिए वो जिया और ऐसे ही जिएगा। आखिरकार वो दुखी हो जाएगा। यू जूनग्युक के दिल से पड़ा हुआ सिर्फ एक वाक्य मेरे साथ रह गया, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। मैं इस वाक्य पर मनन करता रहा और अपना स्मार्टफोन चालू किया। मुझे पता था कि यू जूनग्युक क्या कह रहा था। 3 ways to survive in a ruined world second revision.txt। ब्रेकिंग द स्काई स्वॉर्ड सेंट की मौत दर्ज हो जाएगी। इस राउंड की सफलता लिखी जाएगी। शायद बदला हुआ अंत लिखा जाएगा। फोर्थ वॉल हल्के से कांप रही है। मेरे कांपते उंगलियों ने स्क्रीन को कई बार छुआ। यू जूनग्युक के शब्द फिर से उभरे, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। मुझे नहीं पता था कि उस कमीने को मेरे बारे में क्या पता था। मैंने यू जूनग्युक को 10 साल से ज्यादा देखा था, जबकि यू जूनग्युक को मुझे जानते हुए 1 साल भी नहीं हुआ था। वो कमीना, उसे मेरे बारे में क्या पता। मैंने स्क्रीन बंद कर दी। इसमें जो कुछ भी लिखा था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी जो कहानी मैं बनाना चाहता था वो इसमें नहीं होगी। किम डॉक्चा ने कहा, जंग हेइंग, मैं मुरीम को बचाना चाहता हूं। जंग हेइंग ने अपनी आंखें पोंछते हुए सिर उठाया। मैंने उसे देखा और धीरे से मुंह खोला। मुझे नहीं पता था कि ये काम करेगा या नहीं। फिर भी कुछ न करने से बेहतर था। एग्जीक्यूटिव ब्रांच के डिटेंशन सेंटर में तरह तरह के प्राणी थे। यहाँ ज्यादातर वे कॉन्स्टलेशंस और ट्रांसेंडेंट्स कैद थे जिन्हें प्रोबेबिलिटी कंफर्मिटी असेसमेंट में पकड़ा गया था। लेकिन एग्जीक्यूटिव ब्रांच का कोई सदस्य सीधे आना बेहद दुर्लभ था, भले ही प्रोबेबिलिटी का अघोर विनाशकारी उल्लंघन हो। जो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी यूज करते थे वो एक भयंकर प्रलयकारी तूफान की चपेट में आ जाते थे और चालाकी से ध्यान से बचना आसान था। फिर भी इस रहस्यमय दमदार आदमी की स्थिति के लिए एग्जीक्यूटिव ब्रांच को दखल देना ही पड़ा। डॉकाएबी यिंकी ने एक गहरी, उदास आह भरी और प्रोबेबिलिटी नेट में फंसे उस छोटे से नक्शे को गौर से देखा। यिंकी ने गरजते हुए बोला, इधर देख, हे रहस्यमय योद्धा। तब वो छोटा शख्स यिंकी की तरफ मुड़ा।
यिंकी ने उसका तेजस्वी सुंदर चेहरा देखा और बोला, अब तुझे अपने मूल सिनेरियो क्षेत्र में लौट जाना चाहिए। क्या तेरा प्यारा घर भयंकर विनाशकारी खतरे में नहीं है? उद्धरण चिन्ह। यिंकी ने चेतावनी दी, तेरी जिद की वजह से तेरा प्लानिटरी सिस्टम सिनेरियो को आगे नहीं बढ़ा पा रहा। हे नन्हा सिरफिरा विद्रोही। छोटे आदमी ने एक जोरदार ठहाका लगाया। उसने तंज कसते हुए बोला, मैं जैसे ही जाऊंगा तुम फिर से पीस लैंड में विनाशकारी आपदा भेज दोगे। यिंकी ने गुस्से से जवाब दिया, क्या मैंने पहले नहीं कहा कि ऐसा हरगिज नहीं होगा? छोटे आदमी ने तिरस्कार भरी कड़वी नजरों से कहा, मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं करता। यिंकी उस गुर्राती भयंकर आवाज पर झिझक गया और डर से पीछे हट गया। यही वजह थी कि ट्रांसेंडेंस इतने पेचीदा और खतरनाक थे। कॉन्स्टलेशंस को बोलने पर जल्दी समझ आ जाता था, लेकिन ट्रांसेंडेंस जिद्दी इंसान थे और कभी कभी ऐसी बेतुकी विस्फोटक गड़बड़ियां कर देते थे। आदमी ने दृढ़ता से आगे कहा, मैं एक खास महान शख्स का इंतजार कर रहा हूं। मैं यहां तब तक डटा रहूंगा जब तक वो मेरे घर नहीं लौटता। यिंकी ने हैरानी से पूछा, इंतजार किस महान रहस्यमयी आत्मा का? उसने रहस्यमयी गूढ़ अंदाज में जवाब दिया, जब वो आएगा मैं अपनी मर्जी से चला जाऊंगा। यिंकी फिर से मुंह खोलने वाला था, तभी जेल का दरवाजा जोर से धड़ाम से खुला और एक नया कैदी धमाकेदार ढंग से प्रकट हुआ। ग्रर कमबख्त धोखेबाज डॉकायबीज। जेल उस भयानक कानों को चीर देने वाली ट्रू वॉइस से हिल गई। यिंकी और छोटा आदमी एक साथ उस विस्फोटक डरावनी आवाज की तरफ मुड़े। प्रवेश द्वार पर एग्जीक्यूटिव ब्रांच के डॉकायबीज द्वारा बंधा हुआ एक कॉन्स्टलेशन गुस्से से अंदर आ रहा था। ये एक भयंकर छटपटाती छिपकली की शक्ल वाला कॉन्स्टलेशन था। उसने गर्जना की, उस नीच घिनौने कमबख्त ने मुझे ठगा। मेरे अनमोल चमकदार कॉइन्स उसी ने चुराए। तुमने उस चोर को छोड़कर मुझे क्यों पकड़ा? यिंकी ने कड़क अधिकार भरी आवाज में बोला, अगर तू अपना कर्ज चुकाने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ सका तो हमें तेरी एक कीमती पवित्र कहानी छीननी पड़ेगी। यिंकी को हालात का अंदाजा था। कभी कभी ऐसा हो जाता था। वो कॉन्स्टलेशन यहाँ इसलिए आया क्योंकि वो उस बेतुके भारी कर्ज के ब्याज को नहीं चुका सका। यिंकी जीभ चटकाने लगा जबकि कॉन्स्टलेशन गुस्से से चिल्लाता रहा। डॉकायबीज को ऐसी उथल पुथल की आदत थी, लेकिन एक शख्स को बिल्कुल नहीं थी। छोटे आदमी ने ठंडी खतरनाक बर्फीली आवाज में बोला, चुप कर ए छटपटाती निकम्मी छिपकली। ब्रैश स्वॉम्प प्रीडेटर उस बर्फीली डरावनी आवाज पर मुड़ा। तू कौन है ए नन्हा घमंडी बोना? इस पल उस छोटे आदमी के चारों ओर एक जबरदस्त तूफानी हवा का भांवर उठा। उसका शरीर हवा में उठता हुआ लगा और नीली चमचमाती प्रचंड बिजली ने उसके शरीर को लपेट लिया। क्या कुक? ब्रैश स्वॉम्प प्रीडेटर ने हैरानी और भय से चीख निकाली। एक इंसान की विस्फोटक अजेय ताकत ने उसकी स्टेटस को कुचल दिया। ये कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। जेल का नेट दर्द से चीख उठा। इस जगह के लिए दी गई प्रोबेबिलिटी से परे एक भयानक विनाशकारी ताकत छोटे आदमी से उठ रही थी। हैरान यिंकी और बाकी डॉकायबीज ने नेट का आउटपुट बढ़ाया, लेकिन हालात नहीं बदले। आदमी का शरीर और छोटा हो गया और वो पॉप करके नेट से निकल गया जैसे कोई जादुई चमत्कारी चाल हो। विशाल विनाशकारी तूफान ब्रैश स्वॉम्प प्रीडेटर की तरफ बढ़ा। पूरा भवन हिल गया और धूल का प्रचंड गुबार उठा। ओह ओह! ब्रैश स्वॉम्प प्रीडेटर जमीन पर धड़ाम से गिरा। 5 डॉकायबीज ने हिम्मत दिखाकर आगे बढ़कर नीले सफेद प्रलयकारी मुके की दिशा को मुश्किल से मोड़ दिया। मुके के भयानक अमृत निशान दीवार पर छप गए। मुके के मालिक को दोष देने की बजाय डॉकायबीज ने जल्दी से रिपोर्ट दी। यिंकी ने चिल्लाया, बधाई हो ब्रैश स्वॉम्प प्रीडेटर, तू आजाद है ए मूर्ख। हो, ये क्या पागलपन? यिंकी ने बोला, मुझे अभी आदेश मिला कि तुझे रिहा कर दूं। किसी ने तेरा भारी अभिशप्त कर्ज चुका दिया। क्या? किस सिरफिरे पागल आत्मा ने? ब्रैश स्वॉम्प प्रीडेटर अभी की भयंकर दिल दहलाने वाली घटना भूल गया। जैसे ही डॉकायबी ने एक नाम लिया, कायरगियोस का शरीर एकदम रुक गया और ब्रैश स्वॉम्प प्रीडेटर ने हैरानी से सोचा, उस पागल रहस्यमयी शख्स ने मेरा कर्ज चुकाया। इस पल इलेक्ट्रिफिकेशन की नीली सफेद चकाचौंध प्रचंड बिजली डॉकायबी की तरफ बढ़ी। कायरगियोस ने डॉकायबी को कॉलर से पकड़ लिया और गुस्से से गरजा, तूने अभी क्या कहा ए निकम्मा डरपोक प्राणी? डॉकायबी ने डर से हकलाया, न नहीं, क्या? कायरगियोस ने धमकाते हुए बोला, जो नाम तूने अभी लिया वो इस वक्त कहाँ है, जल्दी बता। डॉकायबी के जवाब देने से पहले एक रहस्यमय गूढ़ मैसेज कायरगियोस के कानों में उड़ा। कायरगियोस ने एक पल के लिए हवा को खाली गहरी आग्नेय नजरों से देखा, फिर डॉकायबीज को धक्का मारकर प्रवेश द्वार की तरफ तूफान की तरह बढ़ा। यिंकी ने घबराते हुए चिल्लाया, रुक जा ए सिरफिरा अजय योद्धा, मैं तुझे जाने नहीं दे सकता अगर तू अपने घर गृह पर वापस गया। कायरगियोस ने गुस्से भरी प्रचंड मुस्कान के साथ गरजा, मैं घर नहीं जाऊंगा।
पैराडॉक्स बैकचिंग काइर्गियोस रॉडग्रेम ने क्रोध और अटल दृढ़ता से कहा, मैं अपने शिष्य के पास जाऊंगा और कोई मुझे नहीं रोक सकता, ए कमजोर डोकायबीस। हम जल्द ही यू जूनग्युक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पहुंच गए। रास्ते में यू जूनग्युक ने एक भी शब्द नहीं बोला और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पहुंचने पर भी उसका रवैया वैसा ही रहा। जैसे ही एक्स ग्रेड फेरेजिनी का इंजन बंद हुआ, यू जूनग्युक गाड़ी से उतरा और मुझसे बोला, अब से मैं अलग अलग काम करूंगा। किम डोकचा ने हैरानी से पूछा, क्या तुम डेमन किंग सिलेक्शन के लिए आओगे? यू जूनग्युक ने हल्के से सिर हिलाया और फिर अपने कदम बढ़ाए और पलक झपकते ही नजरों से ओझल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता था कि उसे कहाँ जाना है और क्या करना है। एक बात पक्की थी, उसके सामने जो भी आएगा वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। आइलीन की काउंसिल रूम की ओर बढ़ा। किम डोकचा ने कहा, काफी समय हो गया। मैं आइलीन से कुछ समय से नहीं मिला था और वो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की व्यस्तता से थकी और मुरझाई हुई लग रही थी। आइलीन ने अपनी चश्मा ठीक किया और एक रिपोर्ट पेश की। उसने बोला, जब से ड्यूक गए मैं बाकी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस के साथ जूझ रही हूँ, पार्टी मेंबर्स इसे अच्छे से संभाल रहे हैं। किम डोकचा ने हैरानी से पूछा, पार्टी मेंबर्स? आइलीन ने जवाब दिया, यू जूनग्युक की पार्टी। तुम्हें नहीं पता, हर सुबह कुछ लोग चिल्लाते हुए घूमते हैं, मैं हूँ यू जूनग्युक। ये पार्टी तुम्हारे जाने से ठीक पहले बनी थी, तुमने शायद नहीं देखा। क्या वो वही लोग थे? कमबख्त, मुझे कभी कभी लगता था कि उस दिन की चीखें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही हैं। आइलीन ने सिर हिलाया और आगे बोला, हाल ही में पनशर के अनुयायियों का एक समूह बना है। किम डोकचा ने पूछा, क्या उसकी पहचान उजागर हो गई? आइलीन ने जवाब दिया, अभी नहीं। ड्यूक के जाने के तुरंत बाद वो अचानक गायब हो गई। गायब? मेरे दिल में एक अजीब रहस्यमय एहसास उमड़ा। शायद मेरे दिमाग में एक विचार आया, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। चाहे जितना सोचूं, ऐसा होने का कोई तरीका नहीं था। आइलीन ने एक छोटी उदास आह भरी। उसने बोला, पता नहीं मैं तुम्हें क्यों रिपोर्ट दे रही हूँ। इस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का मालिक तो यू जूनग्युक है। किम डोकचा ने कहा, कोई बात नहीं। वैसे भी, आइलीन ने बीच में टोका, ड्यूक को अब अपने इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में जाना चाहिए। ये मेरा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स नहीं था। चूंकि मैं डेमन रेल्म में लौट आया था, मुझे किम डोकचा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पहले गिलोबर्ट की मौजूदा स्थिति देखनी थी। मैंने इसे मार्क के हवाले छोड़ा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहां क्या हुआ होगा। मैंने खिड़की से इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का नजारा देखा। यहां आने के बाद से बहुत कुछ हुआ था। मैं अपनी कुर्सी से उठा और आइलीन मेरे साथ उठ खड़ी हुई। आइलीन ने हिचकिचाते हुए कहा, ड्यूक निम। मैंने पीछे मुड़कर देखा और आइलीन का चेहरा अजीब लग रहा था। वो ठंडा, उदास और निराश दिख रहा था। फिर भी जब उसने मुंह खोला, उसकी आवाज शांत थी। मैंने वेज ऑफ सर्वाइवल में आइलीन का अध्ययन किया था और मुझे पता था कि वो ऐसी आवाज कब निकालती है। आइलीन ने थोड़ा इधर उधर टटोला और फिर एक छोटा सा डिब्बा मेरी ओर बढ़ाया। उसने बोला, ये वो चीज है जो तुमने पहले मांगी थी। डिब्बे में एक छोटी सी घड़ी थी। ये एक छोटी पॉकेट वॉच थी जिसमें बहुत बारीक सर्किट्स डिजाइन किए गए थे। मैंने इसे हाथ में लिया और घड़ी से हल्की सी कंपन महसूस की। धीमी लेकिन निश्चित रूप से चल रहे समय को महसूस करते हुए मेरे दिमाग में कई चीजें कौंध गईं। स्टोरी होराइजन, रेवोल्यूशनरी गेम, वो सारी यादें जो अब पहुंच से बाहर चली गई थीं, टिक टिक करती हुई वापस आ रही थीं। मैंने कुछ देर तक घड़ी को देखा। मैंने फिर आइलीन की ओर देखा और वो दोनों कलाइयों को एक दूसरे पर रखकर मुझे देख रही थी। मुझे अंदाजा हो गया था कि अब क्या होने वाला है। आइलीन ने कहा, ड्यूक यू जूनग्युक। उसने दोनों कलाइयों को क्रॉस किया। ये उसकी मातृभूमि लिंडबर्ग का अभिवादन था। दो नसों को क्रॉस करके कंपन को दूसरी ओर पहुंचाना। जैसे घड़ी की सेकंड सुई चल रही हो, आइलीन की नब्ज मेरे पास पहुंची। आइलीन ने भावुक होकर बोला, ये इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आपको कभी नहीं भूलेगा।